नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन न्यूज। मैं हूं आपके साथ राहुल गोयल। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के अपडेट से हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सुनंदा पुष्कर की मौत पर सस्पेंस बरकरार। सुनंदा का दिल्ली की लोधी रोड पर हुआ अंतिम संस्कार। बेटे शिव ने दी मुखाग्नि। बोहरा समुदाय के धर्मगुरु बुरहानुद्दीन के अंतिम दर्शन में मची भगदड़। 18 लोगों की मौत, 57 से ज्यादा घायल। शीतल महात्रे मामले पर विधायक विनोद घोसालकर ने दी सफाई। कहा, उन पर लगे आरोप झूठे। बिल्डर लॉबी की साजिश पर हो रहे हैं तमाम आरोप। आदर्श सोसाइटी घोटाला मामले में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान की बढ़ सकती है मुश्किलें। स्पेशल कोर्ट ने सीबीआई की अपील खारिज की। आरोपियों की लिस्ट से नहीं हटेगा अशोक चौहान का नाम। और नई दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक। राजनाथ सिंह ने बैठक में कहा कि अटल सरकार ने किया था शानदार काम। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, जनता चाहती है बदलाव। केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर का दिल्ली के लोधी रोड पर शमशान घर में अंतिम संस्कार कर दिया गया। सुनंदा के बेटे शिव ने शव को मुखाग्नि दी। वहीं सुनंदा की अचानक हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और इस पर अब भी सस्पेंस बरकरार है कि आखिर उनकी मौत की वजह क्या रही। हालांकि इस बीच सुनंदा के पोस्टमार्टम की शुरुआती जांच रिपोर्ट में कुछ खुलासे हुए हैं, जिनके मुताबिक सुनंदा के शरीर पर चोट के कुछ निशान थे। हालांकि ये निशान इतने गंभीर नहीं थे कि इससे किसी की जान जाए, लेकिन यह भी आशंका जताई जा रही है कि शायद एक एंटी डिप्रेसेंट दवाई खाने की वजह से उनकी मौत हुई, जिसकी ओवरडोज हो सकता है मौत का कारण बनी हो। उधर पुलिस का कहना है कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आखिरी तौर पर आ जाने का इंतजार करेगी, यानी कि फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करेगी, और तब तक इस बाबत कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा। The post-mortem examination, we have completed the whole procedure and samples for toxicological analysis, means ruling out any poison, as well as some pathology of the heart has been preserved by us, and it will be tested and analyzed in laboratory. Investigating from medical angle as a case of sudden unnatural death. In view of that, we have recorded all the injuries, videographed the whole procedure, taken the photographs of the whole procedure, and retrieved certain samples, biological samples, for toxicological analysis as well as histopathological examination. By receiving all these reports in a couple of days, we will finalize the postmortem report and we will give our opinion into the case. So when you say sudden unnatural death, what could be the causes behind it? What kind of injuries? Kindly elaborate on that. Since the investigating agency is now working on the case and there are certain issues related with the injuries cannot be revealed now. But there were certain injuries on the body. Physical injuries, sir, you referring to? Injuries? No, I cannot reveal the detail of the injuries. No, basically in medico-legal cases, the number of injury doesn't matter. Whether these injuries are related with the fatality or not, that matters. So before giving any opinion, I have to see the laboratory report of toxicology as well as histopathology, which is now in process. That I cannot say right now. I think the official statement Dr. Sudhir Gupta has already given. I think अच्छा हिंदी में बता दीजिए सर, हिंदी में बता दीजिए। हम लोगों ने सुनंदा पुष्कर के का पोस्टमार्टम कंप्लीट कर लिए हैं। उसके लिए कुछ सैंपल्स, बायोलॉजिकल सैंपल्स रिट्रीव किए हैं। महिला नगर सेविकाओं के शोषण के मामलों में कुछ ज्यादा ही इजाफा हो रहा है। इसी के चलते शुक्रवार देर रात शिवसेना नगर सेविकाओं ने शीतल महात्रे वाले मामले पर विनोद घोसालकर का घेराव किया और उन पर अभद्र व्यवहार और बदसलूकी के आरोप लगाए, जिसके चलते कांग्रेस सांसद संजय निरुपम और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की नेता शिल्पा थोबले ने महिला आयोग के साथ मिलकर घोसालकर के खिलाफ दहिसर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। शीतल महात्रे का आरोप है कि विनोद घोसालकर पब्लिक टॉयलेट में उनका नाम लिखा करते थे और तो और उन्हें परेशान भी किया करते थे। फिलहाल मामला पुलिस स्टेशन में है, जहां पुलिस कार्रवाई
करने के बाद कोई एक्शन लेगी। आज एक हमारे 2 नंबर वार्ड की जो नगर सेविका है शीतल म्हात्रे, उन्होंने विनोद घोषाल जी के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दी है। उसके मुताबिक दहीसर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हुआ है और वो केस के मुताबिक अभी हम उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। उसमें का जो भी कुछ बातें हैं, अगर उसके अंदर इनका कुछ सहभाग आता है तो उस तरीके से कार्रवाई होगी। लेकिन पुलिस इस वक्त क्या सच्चा है क्या झूठ है इस बात की तफ्तीश कर रही है और सब हो जाने के बाद ही ऊपर की आगे की कार्रवाई की जाएगी। उनका स्टेटमेंट यही तरीके का है कि उनको उनकी तरफ से कुछ हैरेसमेंट हुई है। तब वो कैसे तरीके से हुई है, कैसी हुई, कहाँ हुई है, इसकी अभी सब इंक्वायरी हो जाएगी और उसके बाद में जो भी कुछ बातें बाहर आ जाएगी तो उसके मुताबिक पुलिस कार्रवाई करेंगे। आपको तो पता है मुंबई महानगर पालिका में पहला आरोप भाजपा के मनीषा चौधरी जी ने किया था। वो बात थी एक स्टॉल की, एक अंध का स्टॉल और आर्य सरिता का स्टॉल। वो बिल्डर के बाजू में लड़ रही थी, मैं वो स्टॉल वाले के बाजू में बोल रही, तो भी हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार थे, लेकिन वो मंजूर नहीं था। बाद में उनको ही उनके साथ हमारी नगर सेविका जी शीतल म्हात्रे जी, उसने आरोप लगाया कि मेरा भी एक टॉयलेट के ऊपर कहाँ फोन नंबर लिखा गया और मुझे परेशानी है। दूसरा उसने एग्जाम लगाया कि एक बिल्डर को मैं मैंग्रोव बचाने के लिए गया तो बिल्डर मुझे धमकी दे रहा है और स्थानिक नेतृत्व उनको सपोर्ट कर रहा है। तो मेरा उसमें कोई मेरा संबंध नहीं है। मैं शीतल जी को वही साइड पे लेके गया था, जो कुछ करना कानून से किया था। और उसमें तीसरा बात हो गई, सम्माननीय माजी महापौर शिवा राहुल ने फेसबुक के डाला और एक माहौल मेरे विरोध में तैयार किया गया। और वही टाइम में हमारे पार्टी पक्ष प्रमुख उद्धव जी ने मुझे पूछा, मुझे था इसमें किसी के भी मेरा कोई उसमें किसी को भी मेरा कोई उनके पास ये जो आरोप करते हैं तथ्य नहीं है, मेरा संबंध नहीं है। तो आखिर में आज ये यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मी तुम्हा सर्वांना वचन देतो, जॅक्सनचा वध हा होणारच आणि तोही नाशिकमध्येच। ऐसा अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए वो भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। बैंक ने ही लूटा अपने कंज्यूमर के पैसे, बिना बताए कराया इंश्योरेंस, बिना हस्ताक्षर पैसे निकालने का आरोप। कंज्यूमर की लुट गई जिंदगी भर की कमाई। बैंक से कोर्ट तक का चक्कर लगा रहा सीनियर सिटीजन। टोटली इलीगल फॉर्म से ये पैसा ट्रांसफर किया। जल्द आ रहा बैंक का एक और चेहरा, देखिए सिर्फ लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है लेमन न्यूज पर। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे शीतल म्हात्रे के उन इल्जामों की जो उन्होंने शिवसेना के विधायक विनोद घोसालकर पर लगाए हैं। इस सिलसिले में शुक्रवार को एक एफआईआर दर्ज होने के बाद विनोद घोसालकर मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने कहा कि उन पर लगे सारे इल्जाम झूठे हैं। उनका कहना है कि वो विपक्ष की साजिश का शिकार हुए हैं। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल पर आरोप लगाते हुए कहा कि आर पाटिल के दबाव के बाद ही उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। काही जी यंत्रणा माझे आरोप सिद्ध करण्यासाठी माझ्यावर जितके कुठे आरोप झाले, जी काही यंत्रणा एफआयआर दर्ज करील त्याला मी स्वतः सामोरे जाईन। सन्माननीय शिवा राहुल ज्या नगरसेविका आहेत ते माझ्याबरोबर 12 वर्षे काम करतात। शिवसेना पक्षामध्ये त्यांनी यावं म्हणून मी मातोश्रीवरती त्यांना प्रवेश दिला।
मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये त्या तिसऱ्यांदा लढलेल्या आहेत. ते 10 वर्ष माझ्यावर काम करत होता. त्यांना आपण महापौर केलं. त्यामुळे त्यांना वेगवेगळ्या समित्या दिल्या. त्यामुळे त्यांचा पक्षाने सन्मान केलेला आहे आणि मी गेले 5 वर्ष त्याच मतदारसंघात आमदार म्हणून निवडून आलेला आहे. त्या माझ्या कार्यक्षेत्रात येतात. त्यामुळे माझी त्यांच्यावर कधीही तक्रार नाही. मी उद्धवजींकडे तक्रार केली नाही आणि कुठल्याही प्रकारे म्हणजे गेले ते आता दादरला सध्या राहतात महापौर झाल्यापासून आणि आमदार म्हणून मी त्यांच्या कुठल्या कामात अडथळा आणलेला नाही किंवा कधी त्यांच्या ठेकेदाराला बोलवलं नाही. कुठल्याही स्थितीमध्ये आमचा एक वादविवाद नाही. एवढंच काय पण दूरध्वनीवरून आमचं बोलणं सुद्धा नाही. नक्कीच हे षडयंत्र आहे. और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शिवसेना विधायक विनोद घोसालकर से खास बातचीत हमारे संवाददाता रविशंकर शर्मा ने की और क्या कुछ सफाई घोसालकर ने दी, आइए आपको सुनाते हैं। नगर सेविका शीतल मात्रे द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद विधायक विनोद घोसालकर हमारे साथ हैं। सर, जानना चाहेंगे आपके ऊपर आपकी पार्टी के नगर सेविका ने गंभीर आरोप लगाया है, आज यहाँ पर मौजूद है, आपने अपनी सफाई दी है, आपने षड्यंत्र अपने ऊपर रचने की यहाँ पर बात की है, कौन है इसके पीछे, कौन है जो आपको फंसाना चाहता है? देखिए, मुझे जब तक मालूमात है तब तक हमारे एमपी खासदार संजय निरुपम जी है, उनकी पार्टी की नगर सेविका शीतल मात्रे कांग्रेस की नगर सेविका वो है, उनके कल पुलिस स्टेशन में मनसे की शिल्पा चौगले वो नगर सेविका थी, प्रकाश दरेकर, प्रवीण दरेकर हॉस्पिटल में संपर्क में है, संजय गाड़ी, संजना गाड़ी ये भी संपर्क में है और ये एनसीपी की महिला आयोग की एनसीपी की वाघ चित्रा वाघ वो भी संपर्क में है, वो सारे लोग संपर्क में है। आपके ऊपर आरोप है कि आपने शीतल मात्रा के घर पे महिला कार्यकर्ताओं को धमकाने का आरोप आपके ऊपर लगा? बिल्कुल नहीं, बाला साहब ने यह हमको नहीं सिखाया कि अपनी महिला कार्यकर्ता के ऊपर दो, लेकिन एक था बार बार शिवसेना की बदनामी हो रही है, उसमें पक्ष प्रमुख हमें मिल नहीं रहे, नगर सेवक नाराज है, घोसालकर ने ये किया, महिलाओं का छल किया, तो लोगों में एक उद्रेक हो गया और लोग शिवसेना हमारे पार्टी के लोग शिवसेना के नेता गजानन कीर्तिकर के पास गए कि इसमें कुछ जल्दी करो नहीं तो पक्ष बदनाम हो रहा है। मसला पार्टी का था, शिवसेना की तमाम नगर सेविकाएं, आप स्वयं शिवसेना के विधायक हैं, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि विपक्ष के पास जाकर इस पूरे मुद्दे को लेकर अब वो आपके ऊपर जिस तरह से आरोप लगा रहे? उसका जवाब मेरे पास नहीं है। हर एक पार्टी के कार्यकर्ता ने ये सोचना चाहिए मैं क्यों कर रहा हूं, इसमें मेरा पार्टी का भला है क्या। हम जब भी काम करते हैं तभी ये सोचते हैं कि बाला साहब ने हमें बोला था कि जो कुछ आप काम करते हैं तो पहला देखो पार्टी का नुकसान होता है क्या पार्टी का फायदा होता है। अगर नुकसान होता है तो आपको नहीं करना चाहिए, फायदा होता है क्या घर में भी मच होती है, उसके लिए प्लेटफॉर्म अलग है, लेकिन ये थोड़ा सा षड्यंत्र है। इससे कहीं शिवसेना दागदार नहीं हो रही, आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, ऐसा है कि आखिर में आज की तारीख में सब लोगों को विनोद घोसालकर कौन है पता नहीं। आज की जरूर है कि एक पार्टी के 2 नगर सेविका, एक विभाग प्रमुख, एक एमएलए के विरोध में जब भी कोई प्रश्न निर्माण करते हैं, आरोप लगाते हैं तो पार्टी जरूर बदनाम होगी और इसलिए मैं आज मीडिया के सामने आया। उधर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने अशोक चौहान का नाम आरोपियों की लिस्ट से निकालने की सीबीआई की अर्जी खारिज कर दी है। आपको बता दें, सीबीआई ने कोर्ट में चौहान को आदर्श घोटाले में आरोपी न बनाने के लिए एप्लीकेशन दी थी। दरअसल राज्यपाल ने चौहान पर केस चलाने की इजाजत सीबीआई को नहीं दी थी। अमर सुभाष चौहान की किताब के विमोचन में महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री नारायण राणे पहुंचे। इस मौके पर उनसे जैतापुर प्रोजेक्ट पर उद्धव ठाकरे के विरोध के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो इस प्रोजेक्ट को पूरा करके ही दम लेंगे। इसके अलावा उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। हमारे संवाददाता प्रदीप शर्मा ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की।
हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री नारायण राणे जी। हम उनसे जानते हैं कि सर आज यहाँ पर आप सुभाष जी की बुक लॉन्च पे आए थे, तो किस तरह की बुक है और जो ये धामपुर से लेकर विधान भवन नाम रखा गया है, क्या है इसमें? सुभाष चौहान हमारे विधान परिषद के विधायक है। उन्हें उनका जो गांव है धामापुर से विधान भवन ये बुक लिखा है। और बुक में उन्होंने कैसी तरक्की की, पूरे जीवन में कहाँ से जीवन शुरू किया और कहाँ से किस तरह पहुँचे जीवन में। उनको जैसे आदरणीय सुशील कुमार शिंदे मिले, उन्हें किस ढंग से और किस तरह से उनको सहयोग दिया है, ये सब बातें उन्होंने लिखी है। जो उन्होंने विधान परिषद में काम किया है, जो भाषण दिए, वो सब वो बुक में है। सर जानना चाहेंगे कि अभी हाल में ही जैतापुर में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक जायजा लिया था और लोगों से मुलाकात की थी और उन्होंने कहा था कि ये किसी भी तरीके से हम इस प्रोजेक्ट को शुरू नहीं होने देंगे। और वो कौन है उसके ऊपर मैं कमेंट्स करूं? उनकी ताकत क्या है? आज जो प्रोजेक्ट शुरू है, जैतापुर चालू रहेगा और जैतापुर शुरू रहेगा। काम शुरू है और जैतापुर जल्दी से जल्दी शुरू होगा एज पर शेड्यूल। ये थे महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री जिन्होंने कहा कि शिवसेना चाहे जो करे वो, लेकिन जैतापुर प्रोजेक्ट चल के ही रहेगा और चलता ही रहेगा। कैमरामैन देवानंद के साथ प्रदीप शर्मा, लेमन न्यूज। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे एक धर्मगुरु का जनाजा के लिए जो लोग उमड़े थे वो पूरा मौका जो है वो हादसे में तब्दील हो गया और कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जॅक्सनचा वध माझ्या हातूनच होईल, फक्त कधी हेच ठरवायचे आहे। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। बैंक ने ही लूटा अपने कंज्यूमर के पैसे, बिना बताए कराया इंश्योरेंस, बिना हस्ताक्षर पैसे निकालने का आरोप। कंज्यूमर की लुट गई जिंदगी भर की कमाई। बैंक से कोर्ट तक का चक्कर लगा रहा सीनियर सिटीजन। टोटली इलीगल फॉर्म से ये पैसा ट्रांसफर किया। जल्द आ रहा बैंक का एक और चेहरा, देखिए सिर्फ लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका लेमन न्यूज पर। मुंबई में एक बड़ा हादसा हुआ। मुंबई के मलाबार हिल इलाके में भगदड़ मचने से 18 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा, और यह आंकड़ा अब बढ़कर 50 के पार जा चुका है। इतने लोग जख्मी हो गए। आपको बता दें कि बोहरा समुदाय के धर्मगुरु सैयदाना मोहम्मद बुरहानुद्दीन का शुक्रवार को निधन हो गया था। वे 102 साल के थे और कुछ दिन बाद ही उनका 103वां जन्मदिन मनाए जाने की तैयारियां चल रही थी। इसी बीच उनका इंतकाल हो गया और उनका अंतिम संस्कार शनिवार को किया गया और उनके अंतिम दर्शनों के लिए लाखों उनके अनुयायियों की भीड़ उमड़ पड़ी। और इससे पहले जब शुक्रवार रात ये खबर आई थी तो उस वक्त लोग उनके आखिरी दीदार के लिए पहुंचे, लेकिन इस दौरान वहां पर भगदड़ मच गई, जिस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। जो भी बड़ी दुर्दैवी घटना है, बहुत बड़ा हादसा ही हुआ है। आज सवेरे रात की मतलब सवेरे अंदाज़ा 2:30 बजे के आसपास गर्दी बहुत ज़्यादा थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी और पहले दर्शन देने का, अंत दर्शन करने का पहले कोई प्लानिंग नहीं था। तो रात को 9 बजे उन्होंने डिसाइड तय किया कि भैया दर्शन लेंगे। तो जगह जगह से मुंबई के आसपास से
लोग आना शुरू हो गए। और इस पूरे मसले पर बुरहानुद्दीन के कुछ अनुयायियों से हमारे संवाददाता रविशंकर शर्मा ने बातचीत की। दाऊदी बोहरा समाज के 52वें धर्मगुरु डॉक्टर सैयदीन दाऊदी बोहरा समाज के 52वें धर्मगुरु डॉक्टर सैयदीन बुरहानुद्दीन का निधन के पश्चात मुंबई के इसी कैफी मस्जिद में उनको यहाँ पर दफनाया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में जो जन सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ पड़ा है। उनके तमाम समर्थक यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर पुलिस व्यवस्था भी साफ तौर पर यहाँ पर देखी जा सकती है। कल जिस तरह से खबर निकलकर सामने आई कि उनके आवास के सामने भगदड़ से करीबन 18 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 56 लोग पूरी तरह से घायल हो गए इसके अंदर, जिनका इलाज मुंबई के विविध अस्पतालों में पूरी तरह से किया जा रहा है। लेकिन यदि बात की जाए इन धर्मगुरु के निधन के पश्चात जो तमाम उनके समर्थक हैं वो अब अपने आप को बेसहारा महसूस कर रहे हैं, पूरी तरह से असमर्थ महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ समर्थक हैं, उनसे जानेंगे कि निधन के पश्चात इनके दिल की क्या भावनाएं हैं, ये कितने अपने आप को अब पूरी तरह से अकेला महसूस कर रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अब आपके बीच में हमारे सबके बीच में अब धर्मगुरु जी नहीं रहे, किस तरह की भावनाएं हैं, क्या कुछ उनके संदेशों को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग प्रयत्नशील रहेंगे? आगे बढ़ाने के लिए और एक को इनको बताए हमारे मौला को, तिरपनमा दाई को बताए सर, भवन दाई। हमारे साथ एक वरिष्ठ समर्थक है, उनसे बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, अब वे अब हमारे बीच नहीं रहे लेकिन उनके विचार अब हमारे बीच होंगे, किस तरह से आप लोग उनके विचारों को समाज में पूरी तरह से आगे बढ़ाएंगे? देखिए, वो सच्चाई और हक और ईमानदारी का एक पैगाम लेके आए थे। हम उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे और सारी दुनिया में अमन, सच्चाई और ईमानदारी से जो लोग जिए, ऐसा संदेश उसने जो दिया है हमको, वो हम पूरे देश में और सारे जहां में हम लोगों को समझाएंगे और उनके आदेशों पर हम चलने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और उसका जो पैगाम है उसने सारे देश को, दुनिया में जो रोशन किया है, हिंदुस्तान का नाम जो रोशन किया है, उसको हम भूल नहीं सकते और उसके चलाए हुए, इसके बताए हुए रास्ते पे हम चलने की पूरी कोशिश करेंगे। एक तरफ जहां पर बुरहानुद्दीन साहब के जाने के पश्चात इनके आंखों में नमी है, तो वहीं दूसरी तरफ भगदड़ में 18 लोगों की मृत्यु हुए परिवार वाले भी पूरी तरह से दुखी हैं। यानी कि आज का दिन इन समाज के लोगों के साथ साथ हर एक आम आदमी पर एक पहाड़ सा बनकर टूट रहा है। छठी के साथ रविशंकर शर्मा, 11 न्यूज, मुंबई। इस बीच बोहरा समाज के धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन के निधन पर बोहरा समुदाय में शोक की लहर है। गुजरात के बोहरा समुदाय ने तय किया है कि वो 3 दिन तक अपना कामकाज बंद रखकर शोक मनाएंगे। सैयदना साहब 2010 में आखिरी बार राजकोट गए थे। दो 2014 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में बीजेपी की 3 दिवसीय बैठक चल रही है, जिसमें शुक्रवार को पहले दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और शनिवार और रविवार को राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मुरली मनोहर जोशी, वेंकैया नायडू और तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे। इस बैठक में 2014 के लोकसभा चुनाव पर मंथन किया गया, यानी शनिवार के दिन, और मिशन 272 प्लस पर भी क्या एजेंडा हो ये तय किया गया। वहीं राजनाथ ने कार्य परिषद की बैठक के पहले दिन कहा कि यूपीए सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया और उन्होंने जमकर अटल सरकार के कामकाज की तारीफ की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को नया आशियाना दे दिया गया है। आपको बता दें, इससे पहले केजरीवाल ने एक बड़ा घर लिया था जिस पर विवाद छिड़ गया था। धर्मदास रोड पर वो घर लिया गया था और उसके बाद वो विवादों में आ गए थे। इसके बाद उन्हें तिलक मार्ग पर ये छोटा घर अलॉट किया गया है जिसमें महज 3 कमरे हैं। और बॉलीवुड के डिस्को डांसर के तौर पर जाने जाने वाले मिथुन चक्रवर्ती राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी टीएमसी से उम्मीदवार के तौर पर मिथुन दा के नामांकन का ऐलान किया है। बनर्जी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी है।
मुंबई के अंबोली में वाहतुक सोसाइटी में एनसीपी ने फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कराया, जिसमें सचिन भाऊ अहीर ने शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर बताया कि एनसीपी सामाजिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। प्रतियोगिता में जीतने वालों को सचिन अहीर ने सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया। ये कार्यक्रम हमने ऑर्गेनाइज किया वाहतुक नगर क्रीड़ा मंडल की तरफ से। कुछ 2 दिन पहले हमारे मुंबई अध्यक्ष जो खासदार है संजय दीना पाटिल जी, उनका बर्थडे था, इसलिए हमने कार्यक्रम किया है। इसमें 22 टीम आई है खेलने के लिए। हर एक कॉलेज की आई, मुंबई के सब बड़े बड़े कॉलेज जो है कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भाग लिया इसमें। सचिन भाऊ ने जो कमिटमेंट किया है वो पत्थर की लकीर है। उन्होंने जो बोला है कि अच्छा खेलने वाले वो कुछ ना कुछ करेंगे तो जरूर करेंगे। उनको नौकरी हो, उनके लिए कुछ मदद करनी हो तो ऐसे भी वो करते हैं। उन्होंने कमिटमेंट कर दिया तो यानी। राजकोट पुलिस ने कोबरा के जहर को बेचने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। दरअसल राजकोट पुलिस को जैसे ही पता चला कि इनके पास कोबरा सांप का जहर है और ये उसे बेचने की कोशिश कर रहा है, तो पुलिस ने उसे फौरन एक निजी अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसके पास से 1 लीटर जहर बरामद किया गया है, जिसकी कीमत बाजार में करोड़ों रुपए आंकी जा रही है। शनिवार की सुबह पूर्व आईपीएस अधिकारी उत्तम खोबरागड़े ने अंधेरी वर्सोवा स्थित अपने निवास पर आरपीआई अध्यक्ष रामदास आठवले से मुलाकात की। इसके बाद रामदास आठवले ने देवयानी से भी मुलाकात की। वहीं रामदास का कहना है कि अमेरिका से पूर्व देवयानी 3 साल तक पाकिस्तान में रही, लेकिन पाक से रिश्ते खराब होने के बाद भी कभी देवयानी को कोई दिक्कत नहीं आई। साथ ही उन्होंने कहा कि वे बराक ओबामा से बात कर अमेरिका में देवयानी के खिलाफ दायर एफआईआर को भी खारिज करवाने की मांग करेंगे। पाकिस्तान में उनका बहुत बड़ा रिस्पेक्ट हुआ, लेकिन अमेरिका ने मतलब उनको कोई बदनामी करने का काम किया, उनको पुराने करने का काम किया, और इसलिए अभी उनके बच्चे भी फरवरी के बाद मतलब वो यहाँ मतलब इंडिया में आएंगे। यहाँ ही उनका स्कूल के लिए वो इधर आएंगे उनके। और आज मतलब इस मुद्दे पर भी बात हुई और हमने उनको ये बताया, कॉन्फिडेंस दे दिया है कि हम रिपब्लिकन पार्टी के लोग, बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग, तुम्हारे ऊपर जो अन्याय हुआ उसके बाद हमने पूरे देश भर में आंदोलन किया। और अभी हमने बराक ओबामा साहब को एक पत्र लिखा है कि भाई देवयानी खोबरागड़े पर। मुंबई से सटे नाला सोपारा में पुलिस ने एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है जो लोगों को नकली पेपर दिखाकर लोगों से पैसे ऐंठता था। आरोपी अबरार शेख ने अब तक लोगों से करीब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की है। और यहाँ एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।